मैं हूं डॉक्टर दिव्या कुमार, सीनियर कंसल्टेंट ऑब्स्टेटिक्स, गायनेकोलॉजी एंड इनफर्टिलिटी एट अकॉर्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सेक्टर 86, ग्रेटर फरीदाबाद। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक के बारे में। तो आज का टॉपिक है एंडोमेट्रियोसिस। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि एंडोमेट्रियोसिस क्या है। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी डिजीज होती है जिसमें जो यूट्रस की लाइनिंग होती है, जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, जो पीरियड्स के टाइम शेड होती है, ये लाइनिंग यूट्रस के कैविटी के अलावा दूसरी जगहों पे भी पाई जाने लगती है और ये एक्टिव होती है। जैसे ये यूट्रस के वॉल पे हो सकती है, ये ओवरीज में हो जाती है, कई बार ये बच्चेदानी के मुंह पे यानी सर्विक्स में, वजाइना में, या पहले अगर सिजेरियन हुआ हो तो सिजेरियन सेक्शन के स्कार पे, इन सब पे भी ये होने लगता है। इतना ही नहीं, ये आंतों पे या जो यूट्रस के आगे पेशाब की थैली होती है उसके फोल्ड पे, या यूट्रस के पीछे जो स्टूल का जो पैसेज होता है जिसको रेक्टम कहते हैं, तो वो रेक्टोवेजाइनल एरिया में भी, वहां पे भी ये होने लगता है। तो और ये जब जब ये पीरियड्स आते हैं तो ये सारे स्पॉट्स एक्टिव हो जाते हैं और जिसकी वजह से हमें कई सारे सिम्टम्स होते हैं। तो ये तो था कि एंडोमेट्रियोसिस होता क्या है। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। सिम्टम्स में जो सबसे कॉमन सिम्टम यानी जो आपको फील होता है वो है पेन ड्यूरिंग मेंसेस। तो ये जो है ये शुरू में इसको हम दो तरीके से कह सकते हैं कि प्राइमरी डिस्मेनोरिया या सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। कभी कभी क्या होता है कि ये शुरू से, जब से पीरियड स्टार्ट होते हैं तब से बहुत सीवियर पेन होता है और ये पेन इतना सीवियर होता है कि ये आपको आपके नॉर्मल रूटीन को भी हैम्पर कर देता है। जैसे अगर हम यंग गर्ल्स की बात करें तो वो स्कूल नहीं जा सकती, वो उनके क्लासेस मिस हो जाते हैं, पढ़ाई में भी पीछे हो जाती हैं बिकॉज ऑफ देयर पेन। हर मंथ उनको छुट्टी लेनी पड़ती है जब उनको पीरियड्स आते हैं। कभी कभी ये डिस्मेनोरिया स्टार्टिंग में तो नहीं होता लेकिन थोड़े टाइम बाद शुरू हो जाता है, जिसको हम सेकेंडरी डिस्मेनोरिया बोलते हैं। तो ये दोनों एंडोमेट्रियोसिस के साइन होते हैं। देन कभी कभी क्योंकि यूट्रस के आगे जो है वो ब्लैडर का फोल्ड होता है, अगर उस जगह पे एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट्स हो गए तो यूरिन पास करने में पेन होगा। अगर यूट्रस के बैक साइड पे एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट्स होते हैं तो मोशन पास करने में पेन होता है। और बिकॉज ये सारे स्पॉट्स एक्टिव होते हैं और इसकी वजह से यूट्रस की मोबिलिटी, यानी यूट्रस और सर्विक्स अदरवाइज ये मोबाइल होते हैं तो इनकी मोबिलिटी हैम्पर हो जाती है। तो इसकी वजह से इंटरकोर्स के टाइम भी ये पेन की तरह प्रेजेंट करता है। तो इंटरकोर्स में डीप पेन होगा इसकी वजह से। तो ये तो सारे सिम्टम्स हो गए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट एक सिम्टम है कि अगर यंग कपल है और वो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो इसकी वजह से इनफर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी भी हो जाती है। मतलब आपको कंसीव करने में भी प्रॉब्लम होती है बिकॉज कंसेप्शन को ये हर स्टेज में हैम्पर करता है। ये आई मीन इस तरह से आप ले लो कि एंडोमेट्रियोसिस डजंट वांट द प्रेगनेंसी टू हैपन। तो वो क्या होता है कि जैसे एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट्स यहाँ हो गए या ट्यूब के आसपास हो गए या ओवरीज के आसपास हो गए तो ये ट्यूब और ओवरी के रिलेशन को ऑल्टर कर देता है, जिसकी वजह से ट्यूबल फंक्शन खराब हो जाती है हमारी। दूसरा, जो एक मैच्योर फॉलिकल जब रप्चर होके एग को रिलीज करता है उस स्टेप को भी ये हैम्पर करता है। तो उस केस में कई बार एग फॉलिकल बड़ा तो हो जाता है बट वो रप्चर होके एग को रिलीज ही नहीं कर पाता, जिसको ल्यूटिनाइज्ड अनरप्चर्ड फॉलिकल हम कहते हैं। तो उसकी तरह भी वो भी एक दैट इज वन वे जिस तरह से ये प्रेगनेंसी को होने नहीं देता। और भी बहुत सारे साइटोकाइंस और उनको वो रिलीज करता है जिससे अगर प्रेगनेंसी बाय चांस लग गई तो वो अर्ली अबॉर्शन में भी रिजल्ट कर सकता है। तो इस तरह से एंडोमेट्रियोसिस जो है नॉट ओनली इनफर्टिलिटी या सबफर्टिलिटी को कॉज करता है, वो अर्ली अबॉर्शन को भी कॉज करता है। तो एंडोमेट्रियोसिस के साथ अगर आप कंसीव कर जाते हो तो इट्स ऑलवेज अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। अगर हम कुछ केसेस में एंडोमेट्रियोसिस काफी दिनों तक साइलेंट होता है और कभी कभी ये सीधा यंग और रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वाली विमेन में इनफर्टिलिटी की तरह प्रेजेंट करता है। मतलब ऐसे साइलेंट होता है, सडनली जब उनकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही और हम उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं तो हमें पता चलता है कि एंडोमेट्रियोसिस की है। और
अगर हम बात करें ऑल ओवर वर्ल्ड पॉपुलेशन की, तो 10 से 15% महिलाएं इससे सफर करती हैं। लेकिन जिन औरतों को क्रोनिक पेल्विक पेन, मतलब पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, उनमें लगभग 70% विमेन में देखा गया है कि एंडोमेट्रियोसिस से वो सफर करती हैं। और अगर हम इनफर्टाइल विमेन की बात करें, मतलब जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं और प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं, तो उनमें भी 20 to 40% विमेन में एंडोमेट्रियोसिस होता है। तो एक ये ऐसा डिजीज है जो हर तरह से आपको ग्रिप कर लेता है। नाउ कमिंग टू इसके रीजन क्या होता है, इसका रीजन अभी तक बहुत क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन जो सबसे कॉमन थ्योरी करती है कि जो मेंस्ट्रुअल ब्लड नीचे की तरफ जाता है, वो कुछ मेंस्ट्रुअल ब्लड बैक फ्लो से ट्यूब के थ्रू बाहर आ जाता है, और यहाँ पे उसके साथ जो इंडोमेट्रियल इम्प्लांट होते हैं वो जगह जगह इम्प्लांट हो जाते हैं, और फिर वो पीरियड्स के टाइम एक्टिव हो जाते हैं। तो ये सबसे कॉमन थ्योरी है। इसके अलावा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी होता है, अगर फैमिलियल हिस्ट्री है तो भी आप थोड़े ज्यादा प्रीडिस्पोज्ड हो। हाइपर ईस्ट्रोजेनिक स्टेट में भी ये ज्यादा पाया जाता है। अब इसकी ट्रीटमेंट की बात करें, इसका ट्रीटमेंट अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग तरह से हम ट्रीट करते हैं। लाइक अगर हम एडोलेसेंट गर्ल्स की बात करें, तो मेन जो हमारा मेन स्टे होता है ट्रीटमेंट का, दैट इज टू कि कैसे हम उनको पेन फ्री कर सकें। तो उसके लिए हमारे पास कुछ मेडिसिन होती हैं, जो एक बार अगर डायग्नोसिस हो गई, देन हम उस मेडिसिन पे पेशेंट्स को डाल सकते हैं। और ये मेडिसिन उनको पूरे टाइम नहीं लेनी होती है। जो सबसे सिंपल मेडिसिन होती है, एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन होती है, इनको हम सिर्फ पीरियड्स के टाइम बोलते हैं। कुछ हार्मोनल मेडिसिन होती हैं जो थोड़े सिवियर, जिनको ज़्यादा सिवियर सिम्टम्स होते हैं, डिस्मेनोरिया या पेनफुल पीरियड्स होते हैं, उस केसेस में हमें उनको हार्मोनल पिल्स पे डालना होता है, जो पूरे महीने ऑलमोस्ट 21 डेज हमें देना पड़ता है। तो इस तरह से करते हैं। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की विमेन के बारे में हम बात करें, तो इंडोमेट्रियोसिस के अगेन उसके सिम्टम और वेदर आपकी फैमिली कंप्लीट है या नहीं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर फैमिली कंप्लीट है तो आपकी सिम्टम्स कितने सिवियर है, इस पे डिपेंड करता है। तो अगेन ट्रीटमेंट मेडिकल भी होता है, सर्जिकल भी होता है। तो मेडिकल ट्रीटमेंट में हमारे पास काफ़ी सारे हार्मोन्स होते हैं, इंट्रायूटराइन हार्मोनल डिवाइसेस होते हैं, जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, और आपका टाइम कंफर्टेबली निकल सकता है। सर्जिकल की बात करें तो हम जब सिस्ट का साइज जो यहाँ पे कई बार एंडोमेट्रियोसिस की वजह से ओवरीज में सिस्ट बन जाती है, जिनको हम एंडोमेट्रियोमा बोलते हैं, तो उनको हम सर्जरी के थ्रू निकाल सकते हैं, जिससे आप थोड़े दिन कंफर्टेबल रह सकते हो। कॉम्बिनेशन भी कई बार यूज होता है, जिसमें हम सर्जरी भी करते हैं और आगे मेडिसिन, हार्मोनल मेडिसिन पे भी डालते हैं। कमिंग टू दोज वुमेन जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं और उनकी प्रेगनेंसी हो नहीं रही है, उसमें अगर एंडोमेट्रियोसिस मिनिमल टू माइल्ड ग्रेड का होता है, तो हम सिंपल तरीकों IUI से हम प्रेगनेंसी कंसीव करा सकते हैं। बट अगर एंडोमेट्रियोसिस ग्रेड 3 ग्रेड 4 हो, तो IVF ICSI एक आंसर होता है उसके लिए, और हम ऐसे ही कपल को IVF ICSI के द्वारा या आप कहें तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स के द्वारा प्रेगनेंसी हम दे सकते हैं। तो ये तो थी एंडोमेट्रियोसिस के बारे में। तो आप अगर पेनफुल पीरियड से सफर कर रहे हो, आपको पहले पेन नहीं होते थे, अब रिसेंटली पीरियड्स के टाइम पेन हो रहे हैं, इंटरकोर्स के टाइम पेन हो रहे हैं, यूरिन या मोशन का पास करने के टाइम में पेन हो रहा है, या आपको इनफर्टिलिटी है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, यू नो यू आर सफरिंग फ्रॉम एंडोमेट्रियोसिस, तो वैसे केसेस में डोंट sit at home and suffer it. You have to see a doctor, because हमारी हेल्प से हम आपका लाइफ और कंफर्टेबल बना सकते हैं, हम आपकी डे टू डे लिविंग को इजी बना सकते हैं, एंड इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम सब फर्टिलिटी, देन वी कैन हेल्प यू कंसीव ऑल्सो। थैंक यू।